Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7 of business studies of class 12th and the name of chapter is directing. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट के द्वारा उसके सुपीरियर्स को या उसके सुपीरियर्स के द्वारा उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, या कैसे डायरेक्शन जो होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है उसका ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होता है, वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे. सो लेट अस रीड. डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग. इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गाइड किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. और लोगों के लीड करना ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का और जो उनका स्वयं का गोल है उसको भी क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके. फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. अब एक व्यक्ति को डायरेक्शन दे दी गई है तो उसको अब क्या कार्य करना है, एक्शंस. डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आइदर इट इज़ टॉप, मिडिल और लोअर. डायरेक्शन टेक प्लेस एट एवरी लेवल. कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे ही एक गोल अचीव होगा दूसरे की तरफ बढ़ दिया जाएगा और डायरेक्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा. और टॉप से बॉटम की तरफ आती है. टॉप वाले मिडिल वालों को डायरेक्शन देंगे, मिडिल वाले लोअर वालों को डायरेक्शन देंगे. ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ डायरेक्टिंग चलती है. जैसे आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने टीचर्स को कहा, टीचर्स ने आप लोगों को कहा. तो प्रिंसिपल सर वाज द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द टीचर वाज द मिडिल लेवल एंड यू आर द एट द बॉटम मीन्स लोअर लेवल. सो डायरेक्टिंग फॉलोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. अब इसकी डायरेक्ट करने की, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करने की ज़रूरत क्या है. सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा ये एक्शन को इनिशिएट करती है ताकि गोल्स की तरफ ही एक्शंस, गोल्स के मुताबिक ही हमारे एक्शंस हों ताकि हम गोल को अचीव कर सकें. इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी. जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, अगर डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, सब लोग आपस में मिल के काम करेंगे. मोटिवेशन का भी ये काम करती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. अगर हमारा सुपीरियर हमको डायरेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, मन में एक मोटिवेशन आएगा कि भाई वो समझा रहा है, हमें गोल को अचीव करना चाहिए. और इससे मिस्टेक्स के चांस भी कम होते हैं अगर डायरेक्टिंग हो रही है. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंजेस. ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्थिरता भी डायरेक्टिंग प्रोसेस के ज़रिए डेवलप की जा सकती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अस्थिर ना हो और उसके एम्प्लॉयज़ भी अस्थिर ना हों. एम्प्लॉयमेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. सो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. सुपरविज़न. सबसे पहले तो सुपरविज़न किया जाता है एक सुपीरियर के द्वारा उसके सबऑर्डिनेट्स का. और मोटिवेशन, उसको मोटिवेट किया जाता है, सुपीरियर मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को कि आपको ये काम करना है, आप इसको कर सकते हो, आप पूरी मेहनत से करो. लीडरशिप. अच्छी लीडरशिप वही होती है, एक सुपीरियर को लीडरशिप भी बनानी होती है ताकि क्या कर सके, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सके. मतलब एक अच्छी लीडरशिप मदद करती है एक अच्छी डायरेक्टिंग में. और एक अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मदद करती हैं प्रॉपर डायरेक्टिंग में. सो लेट अस रीड फर्दर. व्हाट इज़ सुपरविज़न. सुपरविज़न में क्या होता है, सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ करनी है. रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू एंश्योर दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर वर्क प्रॉब्लम्स. और ताकि इसमें सुपीरियर क्यों गाइड करता है सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपनी कंडीशंस को, अपने काम करने के एक्शंस को इम्प्रूव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सही से अचीव कर सकें. फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र. एक सुपरवाइज़र के फंक्शन क्या होते हैं. इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद वर्कर. सबसे पहले तो वो जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, अच्छी तरह बातचीत करेगा और उनसे कम्युनिकेट, उनके कॉन्टैक्ट में, टच में रहेगा. ये सब सुपरवाइज़र क्या काम करता है, वर्कर्स यानी जो मज़दूर हैं या जो काम कर रहे हैं लोग, उनके और मैनेजमेंट के बीच में एक एजेंट या लिंक, जिसे हम कड़ी कहते हैं ना, एक कड़ी का काम करता है.
ग्रुप यूनिटी को प्रमोट करता है सुपरवाइज़र, वर्कर्स को भी साथ लेके चलेगा और मैनेजमेंट को भी। परफॉर्मेंस इंश्योर करता है कि काम अच्छी तरह किया जा रहा हो वर्कर्स के द्वारा, और जो मैनेजमेंट के जिस तरह मैनेजमेंट काम करना चाहती है उसी तरह से वर्कर्स को काम समझाना या उनको डायरेक्शन देना, गाइड करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सुपरवाइज़र की। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी कौन देता है? सुपरवाइज़र देता है। जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग सुपरवाइज़र ही देता है। वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्यों? उनको गाइडिंग, उनको कंट्रोलिंग, ऑब्जर्विंग, इंस्ट्रक्टिंग किसकी जिम्मेदारी है? सुपरवाइज़र की। और फीडबैक लेके मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की है, कि वर्कर्स किसी तरह का चेंज चाहते हैं या वर्किंग कंडीशंस में कुछ चेंज लाना है तो वो जिम्मेदारी भी सुपरवाइज़र की है कि वो फीडबैक ले। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। कहने का मतलब है लोगों को प्रेरित करना कि वो अपना 100% दें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। किसी को, मान लो कोई आदमी हमें लग रहा है कि काम कर सकता है पर वो किसी कारण से नहीं कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है उसके साथ, अगर उसको मोटिवेट किया जाए तो वो अच्छा कर सकता है। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो क्यों उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, उसको टेंशन क्या है, फिर ड्राइव, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर बिहेवियर सर्च, उसकी सर्च स्टडी की जाएगी कि कैसे इसके बिहेवियर में चेंज लाया जाए, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, फाइनली उसकी टेंशन कम हो जाएगी। कहने का मतलब है एरो नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह। होप आप समझ गए होंगे। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, द नेचर ऑफ मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये फीचर्स हैं। मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग, अंदर से भावना आती है कि हमें ये काम करना है। मोटिवेशन इंटरनल होता है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल, और जब ये इंटरनल भावना जागती है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है तो क्या होता है? हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये होगा कि हमें आसानी से समझ में आ गया कि भाई हमें लाइफ में कुछ करना है, और नेगेटिव जब हमारा नुकसान हो के हमें समझ में आता है कि कुछ करना है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव दूसरे तरीके में भी समझिए, कोई हमें प्यार से समझा रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन, और कोई हमें सज़ा दे के समझा रहा है, दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और कई बार क्या होता है ये बहुत उलझा हुआ होता है और व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करता है, क्योंकि हर किसी को आप एक ही उससे मोटिवेट नहीं किया जा सकता। मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, मैस्लो क्या कहते हैं? लेट अस रीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, हर व्यक्ति की कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है, जैसे अच्छी कमाई, अच्छा स्टेटस, सोसाइटी में उसकी मतलब इज्जत हो, उसको प्रमोशन मिले। मैस्लो कहते हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन को इन पे काम करना चाहिए। दूसरा, मैस्लो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी दें और सिक्योरिटी दें, कि उनको किसी भी वक्त नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनकी जॉब सिक्योर है। तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉई अपना 100% देगा अगर वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करेगा। सोशल और एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, और जो उसकी सोसाइटी से रिलेटेड हुई, सोसाइटी से जुड़ी हुई नीड्स हैं, उनको भी ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करना चाहिए, और उसे सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, अच्छा रहना, अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहिए, ताकि वो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सके। एस्टीम नीड, जो उसकी आशाएं हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है, ऑर्गेनाइजेशन उसको भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि उसको उसकी काबिलियत के बारे में उसको एहसास कराए कि वो कर सकता है चीज़ों को, और जो उसको प्रमोट करे कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमको फ्यूचर में ये बना दिया जाएगा, तुमको इस पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह से मैस्लो ने कुछ 5 बातें कही हैं कि अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है तो उसके एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% काम करेंगे और 100% देंगे। अब कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी, मतलब जब किसी को पैसा दे के मोटिवेट किया जाए, और ये तो हो गया फाइनेंशियल, और किसी को दूसरे तरीके से मोटिवेट किया जाए पैसे से अलग, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होता है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे उसको अच्छा पे देना, अच्छा अलाउंस देना, बोनस देना,
पार्टनरशिप दे देना, प्री रिक्वेस्ट उसको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देना, वेजेज एंड इंसेंटिव अच्छा देना, प्रॉफिट में उसको भागीदारी देना, रिटायरमेंट के बाद उसको बेनिफिट्स देना। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो एक एम्प्लॉय अपना 100% देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कहीं कहीं पर है भी और कहीं कहीं पर नहीं भी है। तो मैस्लो ये कहना चाहते थे मोटिवेशन हमेशा इंटरनल फीलिंग है। और आदमी मान लीजिए एक टीचर ही है, वो जॉब कर रहा है, अगर उसको ये सब चीज़ें मिल रही होंगी तो वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगा कि मेरा एम्प्लॉयर मेरा इतना ख्याल रख रहा है तो मुझे भी अपना 100% देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और अगर एम्प्लॉयर ध्यान नहीं देगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, फिर वो अपना रास्ता अलग बनाएगा कि मेरा मालिक तो मेरे को ना तनख्वाह सही देता है ना टाइम पे देता है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा इस चीज़ को सोचेगा कि मेरे को दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। और उसका वो परेशान भी रहेगा कि उसने मेहनत करी, उसको पैसा नहीं मिला या टाइम पे नहीं मिला, और उसका मालिक उसकी वो छुट्टी कर रहा है तो उसके पैसे काट रहा है, तो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर बनेगा और फिर वो अपना काम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉयर को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से काम करने देना चाहते हैं और उनसे काम करवाना चाहते हैं 100% एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस के साथ, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को टाइम पे तनख्वाह दे और टाइम पे उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर इंटेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल है और इनमें पैसा नहीं होता। स्टेटस, अगर अच्छी तरह इज्जत देना, जॉब एनरिचमेंट उसको प्रमोट करना, सिक्योरिटी देना जॉब की, उसको एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, उसको जो डिसीजंस होते हैं मेजर उसमें उसको परमिशन देने की, उसकी भी राय ले रहे हैं। करियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, उसके वर्क को रिकॉग्नाइज्ड करना अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, उसके लिए एक वातावरण ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा बनाना। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और उसको टाइम टू टाइम एनकरेज करना। इन सब चीज़ों से उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है एक एम्प्लॉय की वो पूरी होंगी और वो ये समझेगा कि उनका मालिक उसका बहुत ध्यान रखता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करे। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल इंसेंटिव तो दे रहा है, पर अगर वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दे रहा है ना, तो उसका एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के लिए कभी भी 100% इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लोगों को चेयर अप करना, उन्हें दिशा दिखाना, उनको डायरेक्ट करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनकी गलतियों को सुधारना, ये एक लीडरशिप के गुण हैं। ठीक है, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता है वो लीडर बन जाता है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए करता है वो लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू द बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज अ लीडर। तो किस तरह से वो इन चीज़ों को करता है, तो 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें वो अपनी मनमर्जी चलाता है, और जहाँ पे लीडर मतलब शासक या एम्प्लॉयर अपनी मनमर्जी चलाएगा तो जिस टीम पे वो अपनी मनमर्जी चलाएगा वो टीम कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगी। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जिसमें वो सबकी राय लेगा फिर डिसीज़न लेगा। इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, मान लीजिए एक स्कूल है और उसके अंदर प्रिंसिपल है, वो अपनी मन मर्जी से सारे डिसीज़न ले रहा है, किसी की नहीं सुनता है, ना किसी से चर्चा करता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और सबको मानना पड़ता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि वो सबको बुलाता है और सबकी राय लेता है फिर डिसीज़न लेता है सोच समझ के, दैट इज़ डेमोक्रेटिक स्टाइल। और लेजी फेयर, वो सबको कह देता है कि अपनी मनमर्जी से करो, जो तुम्हें आ रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है नहीं करो। तो आप मुझे बताइएगा मोस्ट सुटेबल इनमें से कौन से लीडरशिप का स्टाइल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनाना चाहिए। मेरे हिसाब से दैट इज़ डेमोक्रेटिक। इससे साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होती हैं। आप अपने हिसाब से बताइएगा और जस्टिफिकेबल एक फैक्ट भी बताइएगा। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स etc। कम्युनिकेशन के जरिए व्यूज़, आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन 2 इंडिविजुअल। ठीक है, और कई बार ये डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एक व्यक्ति जो सेंडर होता है, ठीक है, मैसेज
जो भेजा जा रहा है, जो मैसेज बोला जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, फिर उसको एनकोड किया जाएगा। मीडिया इंपॉर्टेंट है, डिकोड किया जाएगा। रिसीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फीडबैक लिया जाएगा सबसे आखिर में कि उसको समझ में आया या नहीं आया, या कोई गलती है। और नॉइज़, कोई बीच में शोर शराबा ना हो, मतलब कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली हो, ताकि रिसीवर को आसानी रहे उसको समझने में, डिकोड करने में। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जहाँ पे सब कुछ रिटन होता है। कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, तो अगर मेरे को उससे कुछ बात करनी है तो मेरे को उसको ईमेल भेजना पड़ेगा या लिख के भेजना पड़ेगा, फिर वो मेरे को रिटर्न में जवाब देगा, दैट इज़ फॉर्मल। और इनफॉर्मल में क्या होता है, जिसमें हम ऐसे ही बैठ जाते हैं यार दोस्त और अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइम बाउंडेशन नहीं होती। फॉर्मल में हर चीज़ एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होती हैं, इनफॉर्मल में कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं होती, और ये अनऑफिशियल होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल होता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सो लेट अस रीड। डाउनवर्ड, फॉर्मल में क्या होता है, टॉप से मिडिल पे आया, मिडिल से लोअर पे आया, दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड, लोअर से मिडिल लेवल पे गया मैनेजमेंट के, और मिडिल लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट पे गया, दैट इज़ अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल, जब कम्युनिकेशन सेम डिपार्टमेंट्स के बीच में हो, कहने का मतलब है सेल्स वाला इसको कम्युनिकेट कर रहा है, इसको और इसको, ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसमें सेम लेवल के एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और डायगोनल, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे मान लो इस सेल्स का डिपार्टमेंट है और ये एचआर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज़ डायगोनल। और हॉरिजॉन्टल में लेवल सेम होता है, डायगोनल में लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। ये कम्युनिकेशन के टाइप है फॉर्मल्स के। नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिंगल चैन में भी चलता है कि एक व्यक्ति के बीच, फिर दूसरे व्यक्ति, फिर तीसरे व्यक्ति। व्हील में भी चलता है कि एक के पास गई बात घूम के सर्कल में, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, और वो तीसरे से पहले पे आ गई, सर्कल बन गया। ठीक है। और सर्कुलर नेटवर्क भी यही होता है। और फ्री फ्रॉम नेटवर्क, फ्री फ्रॉम नेटवर्क की कहीं पे भी कम्युनिकेट हो गया, मैंने किसी को बात बताई, उसने किसी और को बता दी, फिर आगे बात फैलती चली गई। इन्वर्टेड वी, जैसे ऐसे बात कम्युनिकेशन हुआ और फिर इधर आ गया, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी कम्युनिकेशन का। मैंने अपने दोस्त को बात बताई, उसने किसी तीसरे व्यक्ति को बात बता दी, इन्वर्टेड वी। नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सम ऑफ द कॉमन नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें गॉसिप होता है। और ये किस लिए किया जाता है, मेनली आप याद रखना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा साइकोलॉजिकल नीड्स, टाइम पास के लिए, चर्चा के लिए, गॉसिप के लिए, मजाक के लिए, या लोग जैसे फ्रेंड्स आपस में बैठ रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है, क्लस्टर ग्रुप में होता है, ये हमेशा 4-5 दोस्त बैठ के कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन में रोक क्या आ जाती है, कई बार तो आ जाती है सिमेंटिक बैरियर, मैंने कुछ शब्द बोला और सामने वाले को कुछ और मतलब उसका समझ में आ गया, सिमेंटिक बैरियर। जैसे मैंने बोला, कोई शब्द बोल दिया और उसको सही से सुनाई ना दिया हो। साइकोलॉजिकल, मैंने कोई शब्द कहा और उसको समझ ना आया, मैंने इंग्लिश का कोई शब्द बोल दिया जैसे, और कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या होगा, उसके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है, जैसे मान लो मैं लोअर लेवल का हूँ और मेरे को टॉप लेवल वाले से कम्युनिकेशन करना है, पर पहले तो मेरे को मिडिल वाले से बात करनी पड़ेगी ना, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, इसको हम फॉर्मल बैरियर भी कह सकते हैं। और पर्सनल बैरियर, मेरे को हिचकिचाहट हो रही है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, या ये सब समस्या, दैट इज़ पर्सनल बैरियर, कि मुझे किसी से चर्चा करनी है पर मुझे हिचकिचाहट हो रही है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, अगर उनको असेंबली में बोलने के लिए बुला लिया जाए तो उनको हिचकिचाहट होती है या उनको शर्म लगती है, दैट इज़ पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या क्या आ जाता है, जैसे बैडली, मैंने मैसेज को बहुत बुरे तरीके से बोला, उल्टी सीधी भाषा में बोल दिया, तब भी नहीं वो समझ में आएगा। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे कई बार बोलते हैं कि जैसे कोई कह रहा है कि कोई व्यक्ति, आप समझ लीजिए कोई भी एक ऐसा शब्द जिसके 2 मतलब निकल जाएं, जैसे हमने शब्द कहा अच्छा,
अब इसको दो शब्दों में समझा जा सकता है। अच्छा, जैसे ये हो गया गुस्से वाली टोन में, और अच्छा ये हो गया कि ठीक है मैं समझ गया। तो कई बार क्या होता है, कोई या फिर कोई सिंबल ऐसा जिसके दो मतलब निकल रहे हों, तब भी आदमी गलत सिमेंटिक बैरियर हो जाता है। झूठी ट्रांसलेशन हो तब भी सिमेंटिक बैरियर, किसी ने झूठ बोल दिया हो, अनक्लैरिफाइड, आधी बात बताई आधी बताई नहीं, तब भी ठीक है सिमेंटिक बैरियर। टेक्निकल मैसेज भेजने लग रहे थे, कुछ गलत लिखा गया या बीच में पहुंचा नहीं, या ये सब चीज़ें टेक्निकल बैरियर आ गया। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर से कुछ हम कहना तो कुछ और चाह रहे थे पर वो समझ कुछ और गया, तो दैट इज़ आल्सो सिमेंटिक बैरियर। बॉडी लैंग्वेज से कुछ और समझ जाता है आदमी। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जब सामने वाले को समस्या हो रही है समझने में, जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते, टीचर को भी, तो दैट इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर। लैक ऑफ अटेंशन, टीचर पढ़ा रहा है पर वो अटेंशन नहीं दे रहे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। लॉस ऑफ ट्रांसमोशन एंड पुअर रिटेंशन, कई बार क्या होता है टीचर ने बहुत धीरे बोला तो बच्चों को समझ में नहीं आ पाया, साइकोलॉजिकल बैरियर। डिस्ट्रस्ट, कई बार क्या होता है बच्चों को टीचर पे विश्वास ही नहीं है कि वो सही बताएगा या गलत बताएगा, इसलिए वो उसकी बात को सुनते नहीं, तो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। जैसे कुछ बार क्या होता है कि सपोर्टर्स को, फॉलोवर्स को लीडर पे विश्वास नहीं होता तो वो उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेते, ना उससे सही से सुनते उसको, तो कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे मैंने बताया इसको फॉर्मल बैरियर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि पहले लोअर वाला मिडिल को कम्युनिकेट करेगा, मिडिल वाला टॉप को, तो लोअर वाला डायरेक्ट टॉप को नहीं कर सकता, तो इससे दिक्कत होगी कम्युनिकेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। स्टेटस, अब एक टॉप लेवल का वर्कर से जो लोअर लेवल का वर्कर है उससे तो बात नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे भी क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कई बार बहुत स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स होता है, पहले एप्लीकेशन लिखो फिर वो टॉप लेवल के पास जाएगी, अपॉइंटमेंट लो, फिर फीडबैक, पता नहीं क्या क्या, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ये भी है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, कई बार फैसिलिटीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी नहीं है कि लोअर लेवल वाले को कोई कंप्लेन करनी है, टॉप लेवल वाले के पास कम्युनिकेट करना है पर वो नहीं हो पा रहा, कोई टेक्निकल एरर है या कोई किसी भी तरीके का एरर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Now let us read पर्सनल बैरियर। फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी, कई बार क्या होता है आदमी को डर लगता है कि अगर उसने बोला तो कहीं अथॉरिटी उससे, या आप इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में, कोई बच्चा है वो सच बोल रहा है, टीचर की कमी उसको बता रहा है पर टीचर को बुरा लग जाए तो फिर क्या होगा, टीचर उसको पीट देगा या उसको जो भी कर देगा, दैट इज़ फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी। कहने का मतलब है उसके मार्क्स काट लेगा, ये सब चीज़ें etc। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार क्या होता है आदमी के अंदर हिचकिचाहट होती है कि मेरे को क्या ज़रूरत आ रही है कम्युनिकेट करने की, दैट इज़ आल्सो पर्सनल बैरियर। प्रॉपर इंसेंटिव, वो सोचता है कि मेरे को कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं तो मैं क्यों करूं। जैसे मान लो कि अगर आप समझिए इसको, किसी का पर्स गिर गया है तो अगर वो सोचे कि उसको पता है कि ये आदमी अगर मैंने इसको बताया ये मेरे को कुछ नहीं देगा, तो वो को सोचता है छोड़ ना, मेरे को क्या पड़ रही है, गिर गया गिर गया। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट्स, कई बार क्या होता है कि सुपीरियर को या सबॉर्डिनेट को ये लगता है कि अगर मैंने कम्युनिकेट किया अपने सुपीरियर से, उसको तो कुछ पता है नहीं, ना वो मेरी बात सुनेगा सही से और मेरे से सही से बात भी नहीं करेगा, ना मेरी प्रॉब्लम को सुनेगा, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है। हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर आते हैं उनको सबसे पहले तो क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो बिल्कुल ये क्लैरिफाई हो कि हमें कम्युनिकेशन करना क्यों है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, और जितना एक व्यक्ति समझ सकता है रिसीवर उतना ही सेंडर को उसे समझाना है, फालतू का नहीं जिससे मिक्सअप ना हो। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, और उससे कम्युनिकेट करने से पहले किसी और से कंसल्टेशन करना है ताकि उसको आसानी रहे। अब जिस भाषा में रिसीवर समझता है सेंडर को उसी भाषा में उससे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सके और चीज़ों को, टोन को या कंटेंट को अच्छे से समझ सके। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, और जिस तरह से भी लिसनर, सुनने वाला कम्युनिकेट जिसके साथ कर रहे हैं वो समझता है उसी तरह से उसको समझाना है।
प्रॉपर फीडबैक लिया जाना चाहिए कि उसको समझ आ गया या नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम। ये एक अच्छा कम्युनिकेशन का साधन हो सकता है। कम्युनिकेट फॉर प्रेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे शायद कुछ छूट गया है तो इसको देख लेंगे हम। फॉलो अप कम्युनिकेशंस, और क्या होता है कि उसको जो भी कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, जो भी कम्युनिकेट चीज़ें उसे ट्रांसफ़र की गई हैं, बताई गई हैं, उसको फॉलो करना है। बी अ गुड लिसनर, और कई बार जो सुनने वाला है उसे भी अच्छा लिसनर बनना है ताकि उसे जो लीडर है या जो कम्युनिकेटर है उसकी बात सही से समझ आए। कम्युनिकेट फॉर प्रेस का मतलब जहाँ तक उम्मीद ये होगी कि कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन को बिल्कुल एक लाइटली वे में करना चाहिए ताकि सामने वालों को चीज़ें बहुत ही क्लैरिफाई हों और उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इस चैप्टर के नोट्स का PDF है वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। पर आप भी हमें थोड़ा सा समर्थन दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पे आप कैसे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी या उन सब चीज़ों की हमसे चर्चा कर सकते हैं, वो एक अलग है, सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी ग्रो करने में मदद मिले। और अगर हमारे द्वारा कोई पॉइंट इसमें गलत बता दिया गया है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके करेक्ट करने के जो भी मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए वो आप हमें बताइएगा। फिर हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे और नोट्स में भी एडिट कर देंगे। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।